जरा सोचिए, एक ऐसा कारखाना जहाँ 20,000 से ज़्यादा लोग का जीवन उससे चलता हो, एक ऐसा कारखाना जहाँ दिन की शुरुआत मशीनों की आवाज़ से होती हो, जहाँ हजारों घर के चूल्हे उस कंपनी से चलते हों। 2017 में ऐसा भी समय आया जब लगा कि अब मशीनें बंद पड़ जाएंगी, कंपनी पे हजारों करोड़ रुपये का कर्ज था, कर्मचारियों के भविष्य संकट में थे और लगा कि अब इलेक्ट्रो स्टील बोकारो में ताला लग जाए। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि उन दोनों में बोकारो इलेक्ट्रो स्टील में इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर था और कंपनी को बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। उसी संकट की घड़ी में एक शख्स की एंट्री होती है जो बिहार से कभी एक टीन का बक्सा, एक टिफिन, कुछ रुपये और सपने लेके निकला था। आज दुनिया उसे मेटल किंग के नाम से जानती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेदांता के बॉस, वेदांता के फाउंडर अनिल अग्रवाल की। वही अनिल अग्रवाल जिसे बिहार का गुदरी का लाल कहा जाता है। अनिल अग्रवाल जब निकले थे तो उस समय उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज उनके हजारों लोगों को मदद करने का, रोजगार देने का जज्बा है और लाखों लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। बिहार यूं तो पलायन, गरीबी, ऐसी अनेक चुनौतियों का दंश झेल रहा है। पलायन एक सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है बिहार में। हर साल अमूमन 50 से 60 लाख लोग दूसरे शहरों में काम करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उसी में से एक शख्स ऐसा भी बिहार की धरती में पैदा हुआ है जो बिहार की धरती से निकलकर आज लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, लाखों लोगों का रोजगार का सृजन कर रहा है और बिहार और भारत का नाम पूरे देश में लहराया है। 1975 में एक शख्स 19 साल की उम्र में पटना से मुंबई के लिए निकलता है। उसके पास कुछ नहीं होता है, बस एक सपना होता है और वो जानता है कि उसे अगर आगे बढ़ना है तो उसे रिस्क लेना पड़ेगा। कहा जाता है कि हजारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत मात्र एक कदम से होती है। ये पहला कदम सब कुछ डिसाइड करता है कि आगे क्या होने वाला है। वो शख्स अपना पहला कदम उठाता है और मुंबई की ओर चल पड़ता है। मुंबई पहुंचने पर वो पाता है कि मुंबई की नगरी में मेटल व्यापार का बहुत स्कोप है। रेलवे और बहुत सारी कंपनियों के स्क्रैप में एक बहुत बड़ी संभावना उसे नजर आती है। वो धीरे धीरे इन स्क्रैप को कलेक्ट करके, उसको डिफाइंड करके उसको बाहर बेचने का प्रयास करता है, उसको बेहतर मूल्य पर बेचने का प्रयास करता है। इसी क्रम में वो एक छोटी सी दुकान भी खरीदता है। धीरे धीरे कोशिश जारी रहती है, लेकिन उसके 10 कोशिशों में से 9 कोशिशें फेल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो 10वीं बार कोशिश करता है इस इरादे से कि फिर वो बेहतर हो पाएगा। वो अपनी हिम्मत नहीं हारता है। लगातार रिस्क, लगातार चुनौतियों की वजह से उसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। इसी क्रम में अनिल अग्रवाल जिन दिनों मुंबई गए थे उन दिनों बहुत चुनौतियां मौजूद थी। 1975, 80, 85 का जो दौर था वो सरकारी कंपनियों की बादशाहत थी। मैं आपको बताऊं कि उन दोनों लाइसेंसी राज चलता था। लाइसेंसी राज का मतलब है कि ज़्यादातर कंपनियां जो फैक्ट्रियां खुलेंगी वो सरकारी फैक्ट्रियां ही खुलेंगी। आपको फैक्ट्री खोलने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मशीन की प्रोडक्शन बढ़ानी हो तो सरकार से परमिशन चाहिए, कुछ नया करना हो तो सरकार से, हर चीज़ के सरकार की परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप सरकार की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अनिल अग्रवाल ने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं कि इतिहास वही लिखते हैं जो शिकायत नहीं करते हैं परिस्थितियों से, जो परिस्थितियों से लड़ते हैं। अनिल अग्रवाल ने भी वही किया। उन्होंने शमशेर स्टिलिंग नाम की एक बीमार कंपनी खरीदी, उसको चलाने की कोशिश की। कंपनी तो खरीद ली, लेकिन उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उन्होंने 10 अलग अलग तरह के काम स्टार्ट किए, जिसमें 9 काम फेल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो चूंकि शुरुआती दौर में ही जान चुके थे आने वाले समय में कॉपर एल्यूमिनियम की इंडिया में बहुत डिमांड है। अगर वो इस बिजनेस में अड़े रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो जरूर सफल होंगे। उनके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1990 के दौर में, जब ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन लागू हुआ इंडिया में। मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे नरसिंह राव की गवर्नमेंट में। उन्होंने इंडियन बिजनेस को ग्लोबली जुड़ने का मौका दिया, इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया। उसी मौका का फायदा उठाते हुए अनिल अग्रवाल ने अपनी एक नई कंपनी खोली स्टारलिंक के नाम से, जो कॉपर रिफाइन का काम करती थी। ये उनकी पहली रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, क्योंकि उन दिनों भी कॉपर और एल्युमिनियम के क्षेत्र में सरकारी कंपनियों का दबदबा था। उन्होंने रिस्क उठाया और उन्हें उसका फायदा भी मिला। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उन्होंने 2001-2 में उन्हें मिला, जब डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लागू हुई, विनिवेश की नीति लागू हुई। उन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हुए बाल्को और एक कंपनी जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक, उसको खरीद लिया 2003 में। ये दोनों बड़ी बड़ी सरकारी कंपनी थी। ये उनका टर्निंग
फ्रीज था। फिर इसके बाद अनिल अग्रवाल को कहीं पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद उन्होंने लगातार अधिग्रहण करते रहा। माँ आयरन ओर की कंपनी का अधिग्रहण किया और केन्स पेट्रोलियम की कंपनी का अधिग्रहण किया और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होने वाली वेदांता सबसे पहली कंपनी थी। वो लंदन इसलिए गए थे कि वहाँ से फंड कलेक्ट करके ला पाए और उसको अपने बिजनेस में लगा पाए। ये उनका सबसे बड़ा टर्न अराउंड था और भारत के लिए बड़ी गौरव की बात थी कि बिहार का से निकला हुआ लड़का कि एक कंपनी जो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हुई। लगातार कोशिशें जारी रही। आज पूरे विश्व में माइनिंग में और एल्युमिनियम में, कॉपर में के फील्ड में वेदांता टॉप पे है और विश्व की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनीज में से एक मानी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं बोकारो के इलेक्ट्रो स्टील की 2.5 मिलियन टन के ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की, जो अपने आप में टर्न की वाला प्रोजेक्ट था जब ये बना था। बोकारो को 2017 में आरबीआई ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। यह भारत के कुछ चुनिंदा कंपनियों में एक थी जिन्हें तुरंत इंसॉल्वेंसी के लिए भेजा जाना था जब इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू हुआ था। तो उस समय कंपनी पर कम से कम बैंकों का 10 से 12 हज़ार रुपया कर्ज। इलेक्ट्रो स्टील गंभीर आर्थिक संकट में था क्योंकि उसके पूरे प्लांट जो थे प्रोडक्शन स्टेज में नहीं आए हुए थे, फुल फ्लेज प्रोडक्शन। और मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग इलेक्ट्रो स्टील के बारे में नहीं जानते हैं, ये इंडिया और चाइना का मिला हुआ ज्वाइंट कोलैबोरेशन में बनाया हुआ प्रोजेक्ट था। इसमें चाइनीज भी करीबन हजारों चाइनीज काम करके इस प्लांट को खड़ा किया है, दिन रात काम कर। और लोगों को लगा कि अब इसके बचने की संभावना कम है, तो उस समय वेदांता स्टील अनिल अग्रवाल सर ने अपनी टीम को भेजा और एक रिजोल्यूशन प्लान के तहत भेजा और 90% पेमेंट करने के बाद वेदांता को ये कंपनी दी गई। 3-4 श्रृंखलाओं के बाद ही कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आना शुरू हो गई। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूज किया, जिसका असर ये पड़ा कि कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ा, कंपनी में नई टेक्नोलॉजी आई, कंपनी में जो जो ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स थे वो दूर किए गए और कंपनी आज के डेट में फुल्ली फ्लेज्ड है। हाँ, ये वेदांता ने ये प्रॉमिस किया है कि इस कंपनी को धीरे धीरे करके उसको 5 मिलियन टन 6 मिलियन टन की कंपनी बनाया जाएगा। टाटा के बाद संभवतः ये अपने आप में एक पहला प्लांट होगा जो इतने बड़े लेवल पे जमीन पे आ पाया। हाँ, इसमें पुराने इलेक्ट्रो स्टील कंपनी का भी बड़ा योगदान रहा था, जिनमें आर एस सिंह सर का भी बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने टुकड़े टुकड़ों में जमीन खरीद के कंपनी को खड़ा किया था। लेकिन इस कंपनी के टर्न अराउंड में सबसे बड़ा रोल अभी वेदांता के अनिल अग्रवाल सर का रहा। आज वेदांता स्टील सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं कर रही है, ये कोई बैलेंस शीट का मामला नहीं था, एक रिलाइफ देने का मामला था, पुनर्जीवन देने का मामला था। आज वेदांता का प्रॉफिट 1,30,000 करोड़ के आसपास, वेदांता ग्रुप का। मुझे खुशी है कि मैंने इलेक्ट्रो स्टील बोकारो में उसके प्रोजेक्ट स्टेज से लेके प्रोडक्शन स्टेज तक काम किया है। लाखों लोगों के रोजगार का मैं साक्षी हूँ, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के मामले में। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि भारत में आज अनिल अग्रवाल जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट की आवश्यकता है, इंटरप्रेन्योर्स की आवश्यकता है, जो लाखों लोगों को रोजगार दे सके। एक परिवार में एक रोजगार मिलने से उस परिवार की स्थिति बदलती है, पर किसी समाज में कोई प्लांट लगने से उस पूरे समाज की अर्थव्यवस्था बदल जाती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाखों लोगों का परिवार चेंज हो जाता है। वही बोकारो का चंदन कियारी क्षेत्र जो गरीबी का दंश झेल रहा था, आज आके देखें वहाँ पर कैपिटा इनकम इंप्रूव कर गई। लोगों के पास जीवन जीने और जीवन के जरूरी संसाधन सुलभ कराने के रास्ते मौजूद हैं। बिहार के बेटे ने एक करिश्मा कर दिखाया। ये कहानी सिर्फ अनिल अग्रवाल की सफलता की कहानी नहीं, भारत की सफलता की कहानियों में से एक। अनिल अग्रवाल दानवीर भी हैं और अपनी प्रॉपर्टी का 75% चैरिटी में, दान में खर्च करने का वादा कर चुके हैं। उम्मीद है कि देश, दुनिया और हमारा समाज अनिल अग्रवाल जैसे लोगों का मनोबल ऊंचा करेगा और हम सभी अपनी जिम्मेवारियां समझते हुए क्षेत्र समाज के विकास में योगदान दें। अनिल अग्रवाल आज समाज की एक बहुत बड़ी संपत्ति है। हमें अनिल अग्रवाल की सफलता की कहानी को देश की सफलता की कहानी माननी चाहिए। बिहार के बेटे को बारंबार सलाम।